बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 23 फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या कंसिडरेशंस कंसिडर करनी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं एंड कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं जब आप अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल फर्म है क्या। इससे पहले शायद जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फर्म क्या है। अगर होस्ट कंट्री के अलावा, होम कंट्री के अलावा किसी एक दूसरे मुल्क में बिजनेस ऑपरेशंस हैं तो यू आर इंटरनेशनल फर्म। लेकिन ग्लोबल फर्म में operates in more than one country and captures R&D, production, logistics, marketing and financial advantages in costs and reputation that are not available to purely domestic competitors. So as a business, if you feel like कि आप इन 5-6 areas को tap कर सकते हैं तो you should go for global markets. Now, what are the major decisions you have to decide when you are going to expand your business at global levels? First of all, deciding whether to go. This is crucial with reference to कि आपने पॉलिटिकल एनालिसिस देखने हैं, टेक्नोलॉजिकल पेस्टल एनालिसिस टू बी प्रिसाइज आपने कंडक्ट करना है, फिर आपने कल्चरल सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना है जिस मुल्क में आप जाने का फैसला कर रहे हो। एंड इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है दैट इज़ गैप माइंडर, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिएगा। फिर अगर आज जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हो वहाँ के लीगल बिजनेस एस्पेक्ट्स को भी आपने कंसिडर करना होता है। सेकंड इज़ कौन कौन सी मार्केट्स में आप एंटर होना चाहते हो। पैन कॉन्टिनेंटल मार्केट्स में जाना है या अक्रॉस द ग्लोब आपने अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करना है या फॉर दैट मैटर आपने रीजनल लेवल पे जाना है। सो वी हैव टू डिसाइड एट दिस स्टेज। एंड मोड ऑफ एंट्री क्या होगा, आप अलाइंस करेंगे, हाँ हॉस्टाइल टेक ओवर करेंगे, या आप ग्रीन मैनेजमेंट इज़ कि आप राइट फ्रॉम स्क्रैच अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस इस्टेब्लिश करेंगे किसी दूसरे मुल्क में जाके, या वहाँ के किसी ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्रीज है जिनको आप टैप कर सकते हैं। फिर आपका मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होगा, इसके बारे में आपने दो एस्पेक्ट्स देखने हैं। आपने लोकलाइजेशन को फॉलो करना है या आपने स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन में बता दूंगा। अब इसे ब्रीफ बता देता हूँ। लोकलाइजेशन है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कवानीन आपके लिए बनाए हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, उसके अंदर वो गवर्नमेंट कंडीशन लगा सकती है कि आप लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, तो दैट विल बी लोकलाइजेशन। लेकिन जब आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते हो तो वहाँ पे फिर आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शंस का नहीं फेस करनी पड़ती। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड होगा या डिस्पर्स्ड होगा या एरिया स्पेसिफिक होगा, विद रेफरेंस टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग क्या प्रोसेस होगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। Now we have 4 stages when a business wants to go to internationalization. उसमें सबसे पहला है कि आप रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिश नहीं करते, and followed by export via इंडिपेंडेंट एजेंट्स आप हायर करते हो जो आपकी प्रोडक्ट्स को आपके बिहाफ पे एक्सपोर्ट करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ कि आप अब दूसरे ममालिक में अपनी सेल्स सब्सिडरीज इस्टेब्लिश कर लेते हो, फॉलोड बाय या आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ही ओवरसीज इस्टेब्लिश करते हो, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मूव कर लेते हो। पाकिस्तान में जैसे टेक्सटाइल सेक्टर ने हमने एक्सपीरियंस किया कि पाकिस्तान में जब बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस कंडूसिव नहीं थी तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने फिर दूसरे ममालिक में जाके सेटअप्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए थे। अब आ जाएं कि मार्केट एंट्री के लिए कौन सा फेवरेबल मुल्क है जहाँ पे हाई ऑन मार्केट अट्रैक्टिवनेस। एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि जो भी बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है उसका एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। तो वो जो बिजनेस अट्रैक्टिव पैकेजेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी, बिजनेस ओरिएंटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, मोस्टली आप देखोगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। और जब वो एट द सेम टाइम उस मार्केट में रिस्क विद रेफरेंस टू कंसिस्टेंसी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज
एक्सक्यूज मी, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस या बारोइंग और मार्केट फेलियर का जहाँ पे कम से कम रिस्क होगा वहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए एज ए कंपेटिटिव एडवांटेज में अगर वो ट्रांसलेट हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में जाने का, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग हेल्प। तब हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास फॉरेन मार्केट्स में एंट्री के 5 मोड्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, फॉलोड बाय डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हम कर सकते हैं, लाइसेंसिंग या हम ओन कर सकते हैं या किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज, या हम जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब हर एक के साथ साथ ये किसी भी मोड में आप चाहेंगे, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कमिटमेंट एंड कंसिडरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट कमिटमेंट आपने देखना। पर एक और जो बड़ा क्रूशियल फैक्टर है दैट इज कंट्रोल, कि आपकी ये जो जॉइंट सेटअप है या आप लाइसेंसिंग में जा रहे हो या एक्सपोर्ट में, तो इसके ऊपर कंट्रोल किस पार्टी का होगा एंड व्हाट विल द प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी ऐसे वेंचर को यूटिलाइज करते हैं। तो अगेन ग्लोबल मार्केटिंग के एडवांटेजेस आपके पास हैं जी, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली जहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को मिनिमम पे लेके आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड मार्केटिंग की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम हो, फॉलोड बाय पावर एंड स्कोप आपके पास इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर आपके ब्रांड इमेज एक कंसिस्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करता है अक्रॉस द बॉर्डर्स। सॉरी, then you have ability to leverage। आप अगर कहीं पे बार्गेनिंग के पोजीशन में आते हैं तो you have stronger leverage for bargaining with reference to contracts and establishment of different ventures or products development। तो वहाँ पे आपके पास पे एक bargaining leverage आ जाता है। फिर आपके marketing practices uniformity में आ जाती हैं, then they are not dependent on region specific or area specific or country specific, but rather across your global footprint आपकी marketing strategies या practices unified function करती हैं जब आप global market में जाते हो। पहला डिसएडवांटेज जो है कि कंज्यूमर की नीड्स स्टैंडर्डाइज नहीं है, हर एक का कंजम्पशन पैटर्न मुख्तलिफ है एंड सब्जेक्टिव है। तो इसके अंदर आपको जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट विद रेफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नीड्स वांट्स एंड यूजिंग पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देन मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक मुल्क के लिए जो क्लिक करेगा वो शायद ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मुल्क के लिए भी करे, तो आपको अपने मार्केटिंग मिक्स को भी लोकलाइज करना पड़ता है विद रेफरेंस टू द कंट्री इन विच यू आर ऑपरेटिंग एंड फॉलोड बाय ब्रांड डेवलपमेंट। मुल्क का मुख्तलिफ है। It's not just the name on Sigmi or the tagline, but rather the true essence of a brand is the functioning and operations of an organization। तो वो region to region फिर vary करते हैं और उनके अंदर एक harmonization लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो हम पेस्टल इन्वायरमेंट की बात करें, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट इन विच योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग। तो वो कंट्री टू कंट्री ऑफ कोर्स वेरी करेगा, तो इसको भी हमें एक कंसिडरेशन में लेना होता है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हो तो कौन से एस्पेक्ट को आपको कंसिडर करना है? एक तो आपके प्रोडक्ट फीचर्स, वही आप लोकलाइजेशन की तरफ जाओगे या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफर करोगे। लेबलिंग की कंडीशंस हर कंट्री के वेरी हो जाती हैं। कलर्स, इवन यू हैव टू मटेरियल, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया वगैरह, ये आपका ब्रांड नेम, पैकेजिंग, एग्जीक्यूशन, प्राइसेस एंड एडवर्टाइजिंग थीम्स जो हैं ये भी आपको कंसिडर करने होते हैं। ये भी सब्जेक्टिव हो जाते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं विद रेफरेंस टू द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग। अब आपके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स क्या होनी चाहिए जी? अगर आप प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे और ना ही आपके किसी कम्युनिकेशन में चेंज आ रही है विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट, तो आप स्ट्रेट एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहे हो एंड लेकिन कम्युनिकेशन में कोई चेंज नहीं है, तो देन यू आर गोइंग फॉर प्रोडक्ट एडेप्टेशन। If another scenario is if you don't change your product but communication आप adapt करते हो, तो then you are going for communication adaptation।
और जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट भी चेंज हो रही है और कम्युनिकेशन भी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे आपको ड्यूल ओरिएंटेशन या ड्यूल अडेप्टेशन विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों को अडॉप्ट करना पड़ता है। इन्वेंशन किस सूरत में होगा? जब आपकी नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है एंड नया कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू दैट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप लेके आते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट इन्वेंशन। ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे इंटरेक्टिव सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।